हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्लासेस बाय जेएससी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विश्व का भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 100+ क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो इसी वीडियो से मिलने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने आपके लिए जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी सेलेक्टेड और वही लिए हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था इरेटोस्थनीज ने। किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने। देखिए, जो इरेटोस्थनीज थे वो एक ग्रीक वैज्ञानिक थे, मतलब ग्रीस देश के ग्रीक वैज्ञानिक थे। और जो भूगोल शब्द है यानी जियोग्राफी, भूगोल यानी जियोग्राफी, जो जियोग्राफी शब्द है वो दो ग्रीक भाषा के शब्दों से बना है, जियो और ग्राफोज। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफोज का मतलब होता है, ये तो ग्राफी है, ग्राफोज का मतलब होता है वर्णन। क्या होता है? वर्णन। मतलब ये इरेटोस्थनीज एक ग्रीक वैज्ञानिक थे और जो भूगोल जियोग्राफी शब्द है वो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफोज। ग्राफोज, जियो का मतलब है पृथ्वी और ग्राफोज का मतलब है वर्णन। मिलाकर बोलें तो पृथ्वी का वर्णन। इसका मतलब क्या है? पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो भूगोल का जनक कहा जाता है हिकैटियस को। मतलब सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग तो इरेटोस्थनीज ने किया था, लेकिन भूगोल का जनक कहा जाता है हिकैटियस को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का महाविस्फोटक सिद्धांत, जो बिग बैंग थ्योरी है, वो किसने प्रतिपादित की थी। तो वो प्रतिपादित की थी एव जॉर्ज लेमेंथियर ने। किसने? एव जॉर्ज लेमेंथियर ने। जो बिग बैंग थ्योरी है वो एव जॉर्ज लेमेंथियर ने प्रतिपादित की थी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। और जो महाविस्फोटक सिद्धांत है उसकी व्याख्या किसने की थी। मतलब उसको सबसे पहले दिया तो लेमेंथियर ने था, लेकिन जो उसकी व्याख्या है वो रॉबर्ट वैगनर ने दी थी। किसने? रॉबर्ट वैगनर ने सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी की व्याख्या दी थी, लेकिन उसको प्रतिपादित लेमेंथियर के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हमारी मंदाकिनी का नाम क्या है। जो हमारी पृथ्वी की मंदाकिनी है उसका नाम है आकाशगंगा, जिसको कि दुग्ध मेखला भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इस मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था। तो हमारी जो पृथ्वी की मंदाकिनी आकाशगंगा, इसको सबसे पहले गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने देखा था। किसने देखा था? गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आकाशगंगा से सबसे नज़दीकी मंदाकिनी कौन सी है। मतलब हमारी जो पृथ्वी की मंदाकिनी आकाशगंगा, उसके सबसे नज़दीकी मंदाकिनी कौन सी है। तो वो है देवयानी। कौन सी मंदाकिनी है? देवयानी। और देखिए, जो नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है, जो सौरमंडल की सबसे बाद में ज्ञात मंदाकिनी है, वो है ड्वार्फ मंदाकिनी। कौन सी मंदाकिनी है वो? ड्वार्फ मंदाकिनी। ठीक है, जो कि सबसे बाद में उसकी खोज हुई है, नवीनतम, वो है ड्वार्फ मंदाकिनी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल किसे कहते हैं। सौरमंडल किसे कहते हैं? तो सौरमंडल कहते हैं जो सूर्य और जो विभिन्न ग्रह हैं, जो 8 ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं और धूमकेतु हैं और जो उल्का पिंड हैं, उन सब को मिलाकर उन सब के समूह को सौरमंडल कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सौरमंडल में समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है। मतलब सौरमंडल का सबसे प्रमुख क्या है। तो सौरमंडल का सबसे प्रमुख है सूर्य। ठीक है, सूर्य सबसे प्रमुख ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सूर्य की जो दीप्तिमान सतह है, मतलब सूर्य की वह सतह जो कि प्रकाश में चमकती हुई दिखाई देती है, उसको क्या कहते हैं। तो उसको प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं सूर्य की दीप्तिमान सतह को? प्रकाश मंडल। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं। मतलब जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो उसके समय जो हम सूर्य का भाग देख सकते हैं, उस भाग को क्या कहते हैं। तो उस भाग को कहते हैं सूर्य किरीट। क्या कहते हैं? सूर्य किरीट। और इसको सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। सूर्य का मुकुट भी इसको कहा जाता है। किसको? सूर्य किरीट को। ठीक है, तो चलिए आगे देख। अगला प्रश्न है कि सूर्य की उम्र कितनी है। जो सूर्य की उम्र है वो टोटल उसकी उम्र कितनी है। तो उसकी उम्र है 5 बिलियन वर्ष।
मतलब सूर्य कितने समय तक उपस्थित रहेगा सौरमंडल में? 5 बिलियन वर्ष तक सूर्य उपस्थित रहेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? मतलब जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है उसको 8 मिनट 16.6 सेकंड लगते हैं। कितने? और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा गया है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16.6 सेकंड। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सूर्य का व्यास कितना है? तो सूर्य का व्यास है 13,92,000। कितना है? 13,92,000 सूर्य का व्यास है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? 13 लाख गुना हमारी पृथ्वी से सूर्य बड़ा है। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। और 8 ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये हमारी जो सौरमंडल के 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है। ये 8 ग्रह हमारे सौरमंडल के हैं। पहले 9 थे हालांकि, लेकिन जो प्लूटो है उसको ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है कि यम जो कि प्लूटो कैसा ग्रह है? तो प्लूटो कैसा ग्रह है? बौना ग्रह है। ये बौना ग्रह क्यों है? ये पहले ग्रहों में शामिल था। पहले हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह थे, लेकिन वर्तमान में 8 ग्रह हैं, क्योंकि इसको यह प्लूटो है, ये ग्रहों की जो सीमा होती है, मतलब ग्रहों की जो श्रेणी होती है उसकी माप में ये खरा नहीं उतरा, इसलिए इसको निकाल दिया गया। क्या नहीं खरा उतरा? मतलब जो 24 अगस्त 2006 को जो प्राग चेक गणराज्य में एक बैठक होती है अंतर्राष्ट्रीय खगोल वैज्ञानिकों की, तो उसमें इसको बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। क्यों रख दिया गया? क्योंकि इसकी जो कक्षा है, मतलब जो सूर्य की जो परिक्रमा करता है, वो इस प्रकार वृत्ताकार नहीं है। इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं है, किसकी? प्लूटो की। और यह जो परिक्रमा करता था अपनी, तो जो वरुण ग्रह है उसकी कक्षा से होकर इसकी कक्षा गुजरती थी। ठीक है। इसकी जो परिक्रमा करने की जो कक्षा है वो वरुण ग्रह की कक्षा से गुजरती थी, इसलिए इसको प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया, ग्रहों की श्रेणी से निकाल कर। ठीक है। तो चलिए आगे। अगला प्रश्न है कि ग्रह कितने प्रकार के होते हैं? तो ग्रह होते हैं 2 प्रकार के, और 2 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो होता है पार्थिव या फिर आंतरिक ग्रह, और एक होता है बृहस्पति या फिर बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह वो होते हैं जो कि 4 अंदर वाले, जो कि सूर्य के नज़दीक वाले ग्रह, मतलब बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और जो बृहस्पति या फिर बाह्य ग्रह वो 4 हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है। तो ग्रह 2 प्रकार के होते हैं, पार्थिव ग्रह और बृहस्पतिय ग्रह। ठीक है। पार्थिव ग्रह 4 अंदर वाले, जो कि क्षुद्र ग्रह की बेल्ट है उसके अंदर वाले, और बाह्य या बृहस्पति हो गए क्षुद्र ग्रह बेल्ट से बाहर वाले। ठीक है। अगला प्रश्न है कि आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है? तो आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम है घटते क्रम में। कौन से क्रम है? घटते क्रम में। तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। मतलब सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है? मतलब जो ग्रह सूर्य के दूरी के अनुसार है उनका क्रम क्या है? तो सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। मतलब सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध है और सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह बुध ग्रह। और बुध ग्रह कैसा है? सबसे छोटा ग्रह। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह। अगला प्रश्न है कि बुध ग्रह कैसा ग्रह है? तो जो बुध ग्रह है वो सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह है। कैसा? सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह। अगला प्रश्न है बुध ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण क्या है? तो बुध ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। क्या? बुध ग्रह में चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है और यही इसका सबसे विशिष्ट गुण है। ठीक है। और एक बात और कि बुध ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है। पूछे कि बुध ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो एक भी उपग्रह नहीं। हमारे सौरमंडल में 2 ही ऐसे ग्रह हैं, बुध और शुक्र, जिनका कि एक भी उपग्रह नहीं है। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में कौन सा ग्रह पूरी करता है?
तो बुध ग्रह, क्योंकि बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है तो सबसे कम समय में इसकी परिक्रमा पूरी करेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह है शुक्र ग्रह, क्योंकि शुक्र और पृथ्वी दोनों आसपास हैं। लेकिन इधर मंगल ग्रह भी है, लेकिन मंगल के ज़्यादा नज़दीक पृथ्वी के शुक्र है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह। तो चलिए आगे देखते। अगला प्रश्न है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। अगला प्रश्न है कि सांझ का तारा और भोर का तारा, सांझ का तारा और भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो ये कहते हैं शुक्र ग्रह को। मतलब शाम को और सुबह सबसे पहले निकलने वाला ग्रह शुक्र ग्रह। ठीक है, इसलिए इसको सांझ का और भोर का तारा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि शुक्र ग्रह के घूमने की दिशा क्या है? मतलब जो शुक्र ग्रह अपने अक्ष पर या उस पर घूमता है तो कौन सी दिशा में घूमता है? तो कौन सी दिशा में घूमता है? दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, मतलब जिस दिशा में घड़ी की सुई चलती है उस दिशा में क्लॉकवाइज सूर्य अपनी परिक्रमा करता है, और जो बाकी के ग्रह हैं वो एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को। क्यों? क्योंकि जो शुक्र ग्रह का आकार है और उसकी स्थिति लगभग पृथ्वी के समान है, इसलिए इसको पृथ्वी की बहन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि शुक्र ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। हमारे सौरमंडल के 2 ही ग्रह हैं, शुक्र और बुध, जिनका कि एक भी उपग्रह नहीं है, एक भी चंद्रमा नहीं है। अगला प्रश्न है कि ऐसे कितने ग्रह हैं जिनका एक भी उपग्रह नहीं है? तो अभी हमने बताया 2 ग्रह हैं, शुक्र और बुध। बुध और शुक्र 2 ही ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। कौन सा ग्रह है? बृहस्पति ग्रह है, और सबसे छोटा बुध ग्रह। अगला है कि सूर्य की परिक्रमा बृहस्पति को कितने, मतलब सूर्य की परिक्रमा करने में बृहस्पति को कितना समय लगता है? जो बृहस्पति ग्रह है वो सूर्य की परिक्रमा 12 वर्ष में करता है। कितने समय में करता है? 12 वर्ष में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है उसका सबसे बड़ा उपग्रह है ज्ञानीमीड, और पृथ्वी ग्रह के टोटल उपग्रह कितने हैं? 95 प्लस हैं, मतलब 95 लगभग क्या 95 ही हैं। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह है ज्ञानीमीड, जो कि एक पीले रंग का उपग्रह है। इस ज्ञानीमीड का रंग कैसा है? पीला, पीले रंग का उपग्रह है ये। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बृहस्पति ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो बृहस्पति ग्रह के 95 उपग्रह हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो लाल ग्रह कहा जाता है मंगल ग्रह को। अब इसको लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। मंगल ग्रह का रंग लाल आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए इसको लाल ग्रह कहा जाता है, मंगल ग्रह को। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, और 2 उपग्रह कौन से हैं? फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस, ये मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ओलिपस मेसी, जो कि मंगल ग्रह पर स्थित है। कौन से ग्रह पर? मंगल ग्रह पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया, और ये भी कहाँ है? ये भी मंगल ग्रह पर स्थित है। ठीक है, तो सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपिया, और सबसे बड़ा ज्वालामुखी मंगल ग्रह पर ही ओलिपस मेसी है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? मतलब सबसे बड़ा पहला तो हो गया बृहस्पति, लेकिन दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है शनि ग्रह, जो कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि शनि ग्रह की विशेषता क्या है? मतलब शनि ग्रह में ऐसी क्या खास विशेषता है? तो क्या है कि इसके तल के चारों ओर वलय का होना। आपने देखे होंगे
जो सभी ग्रह हैं शनि को छोड़कर बाकी इस प्रकार हैं, लेकिन जो शनि ग्रह उसके चारों ओर इस प्रकार वलय है। ठीक है, तो इसकी यही विशेषता है कि इसके तल के चारों ओर वलय का होना। अच्छा, इसकी एक और विशेषता है, एक और इसकी विशेषता क्या है कि इसका जो घनत्व होता है, मतलब जो शनि ग्रह है इसका घनत्व होता है वो सभी ग्रहों से कम होता है और जल से भी कम होता है। जो पानी होता है उससे भी इसका घनत्व कम होता है, और जो जितने भी ग्रह हैं बाकी के साथ उनसे भी इसका घनत्व है वो कम होता है। इसलिए इसको अगर जल में रखें, इस ग्रह को अगर जल पे रख दें तो यह क्या करेगा, यह तैरने लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका घनत्व क्या है, जल से कम है, इसलिए यह इस पर तैरने लगेगा, डूबेगा नहीं। ठीक है, ये भी इसकी एक इम्पोर्टेंट विशेषता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। कौन सा उपग्रह? टाइटन है, जो कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह, और पहला कौन सा है? बृहस्पति ग्रह का। ठीक है, अब शनि ग्रह के टोटल उपग्रहों की बात करें तो इसके टोटल उपग्रह हैं 146। कितने हैं? 146 या 145 अराउंड, इतने ही 145 146 के अराउंड इसके उपग्रह हैं टोटल, और इसका सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है अरुण ग्रह। कौन सा ग्रह? अरुण ग्रह। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अरुण ग्रह की खोज किसने की थी। तो अरुण ग्रह की खोज की थी विलियम हर्शेल ने। किसने की थी? विलियम हर्शेल ने अरुण ग्रह की खोज की थी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह कहते हैं अरुण ग्रह को। जो अरुण ग्रह वो इस प्रकार स्थित है कि थोड़ा झुका हुआ सा, थोड़ा लेटा हुआ सा प्रतीत होता है, इसलिए इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस ग्रह का रंग हरा है। मतलब कौन सा ग्रह है जिसका रंग हरा होता है। तो वो है वरुण ग्रह। वरुण ग्रह का रंग हरा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यह प्रश्न पूछा भी गया है कि सौरमंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह, तो वो है पृथ्वी। हमारी पृथ्वी है वो सौरमंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी हुई है। जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर इस प्रकार थोड़ी झुकी हुई है, तो कितना अंश झुकी हुई है? यह 23.5 डिग्री। कितना? 23.5 डिग्री ये झुकी हुई है। और ये झुकी हुई है तो ये अपने अक्ष पर कितना कोण बनाती है? कितने अंश का अपने अक्ष पर यह कोण बनाती है? तो यह बनाती है 66.5 डिग्री का। कितना? 66.5 डिग्री का यह कोण बनाती है, और 23.5 डिग्री यह झुकी हुई है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का एकमात्र ग्रह कौन सा है जिस पर जीवन है। मतलब सौरमंडल का वह एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है, तो वह है अपनी पृथ्वी। अभी तक केवल पृथ्वी ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं। तो पृथ्वी का एक उपग्रह है, और वो कौन सा है? चंद्रमा। जो पृथ्वी का उपग्रह है वो है चंद्रमा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 149.6 मिलियन किलोमीटर। कितना दूर है सूर्य पृथ्वी से? 149.6 मिलियन किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है। मतलब जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर कितने समय में एक पूरा चक्कर करती है। तो 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड, लगभग 24 घंटे में। लगभग माने तो 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगता है। मतलब जो पृथ्वी है वो इस प्रकार अपने अक्ष पर तो 24 घंटे में लगभग एक चक्कर पूरा करती है, लेकिन सूर्य की परिक्रमा करने में इसको पूरा कितना समय लगता है। तो कितना लगता है? लगभग 365 दिन 6 घंटे। लगभग 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। तो इस प्रकार जो पृथ्वी परिक्रमा करती है तो 4 वर्ष बाद ये जो 6 घंटे हैं वो 24 घंटे बन जाते हैं। 4 वर्ष बाद 6 घंटे हैं वो 24 घंटे बन जाते हैं, जो कि एक दिन का निर्माण करते हैं। और इसी प्रकार 4 साल बाद लीप ईयर बनता है।
4 साल बाद 24 घंटे एक दिन हो गए तो वो एक दिन फरवरी में जुड़ जाता है और लीप ईयर के 366 दिन हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार 4 साल बाद लीप ईयर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगे समय को क्या कहते हैं। मतलब जो पृथ्वी है वो सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है तो उसमें जो समय लगता है टोटल उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं सौर वर्ष। क्या कहते हैं इसको, सौर वर्ष। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है। जैसे कि मैंने भी बताया कि पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं, तो वो शुक्र ग्रह को कहते हैं। क्यों, क्योंकि वो लगभग आकार और बनावट में पृथ्वी के समान है। तो आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है, तो वो शुक्र ग्रह के समान है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कैसा ग्रह कहते हैं। तो पृथ्वी को कैसा ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह। क्यों, क्योंकि इसके पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर महासागर हैं और 29% भाग पर स्थल हैं, इसलिए इस पर सर्वाधिक जल है और इसी वजह से इसको नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। तो कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। मतलब पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है सूर्य और दूसरे नंबर पर है प्रोक्सिमा सेंचुरी, इसलिए सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं। मतलब चंद्रमा की सतह होती है, उसकी जो आंतरिक स्थिति है उसका जो अध्ययन करते हैं उस विज्ञान को क्या कहते हैं, उस विज्ञान को कहते हैं सेलेनोलॉजी। क्या कहते हैं, सेलेनोलॉजी। उस विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं, अध्ययन के विज्ञान को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है। मतलब हम चंद्रमा का पृथ्वी से कितना प्रतिशत भाग देख सकते हैं, तो टोटल 57% भाग हम चंद्रमा का देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जब जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के सबसे निकटतम होता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, उस स्थिति को कहते हैं सुपरमून। ठीक है, क्या कहते हैं, सुपरमून कहते हैं उस स्थिति को। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच स्थित हैं। जो सौरमंडल में क्षुद्र ग्रहों की जो बेल्ट पाई जाती है वो मंगल एवं बृहस्पति कक्षाओं के बीच पाई जाती है। मतलब यहाँ पे जो मंगल ग्रह है और यहाँ पे ये बृहस्पति ग्रह है, तो इसके बीच में ये जो बेल्ट पाई जाती है यहाँ पे क्षुद्र ग्रह की बेल्ट पाई, यहाँ पे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं। तो उस स्थिति को कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं, उपसौर। और जो उपसौर की स्थिति है वो वर्ष में कब आती है, किस दिन आती है, 3 जनवरी को। मतलब 3 जनवरी को जो पृथ्वी होती है वो सूर्य के अत्यधिक पास होती है, मतलब इस स्थिति को उपसौर कहते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं अपसौर। और यह अपसौर कब होता है, 4 जुलाई को। मतलब जो पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है 3 जनवरी को और सबसे दूर स्थित होती है 4 जुलाई को, उपसौर और अपसौर। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा कितने अक्षांश पर पड़ती है। मतलब जो पृथ्वी पर जो कर्क रेखा है वो कितने अक्षांश से होकर गुजरती है, तो वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, 23.5 डिग्री नॉर्थ से कर्क रेखा पृथ्वी के गुजरती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मकर रेखा कितने अक्षांश पर पड़ती है। तो मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ में, कितना, 23.5 डिग्री साउथ, मतलब 23.5 डिग्री दक्षिणी में मकर रेखा गुजरती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है वो किस दिन होता है। जो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है वो अमावस्या वाले दिन होता है। कब होता है, अमावस्या वाले दिन। और जो चंद्र ग्रहण होता है वो पूर्णिमा वाले दिन होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चंद्र ग्रहण हमेशा किस दिन होता है। तो चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा वाले दिन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितने डिग्री देशांतर से होकर गुजरती है, कितने डिग्री देशांतर पर पड़ती है। तो 180 डिग्री देशांतर पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो वहाँ से गुजरती है। ठीक है, और जो भारत की जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री से गुजरती है, 82.5 डिग्री उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विश्व को कितने समय जोनों में विभाजित किया गया है। तो विश्व को टोटल 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। कितने, विश्व के टोटल 24 समय जोन हैं
जो कि विश्व के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग को कितने भागों में बांटा गया है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा गया है, और वो 3 भाग कौन कौन से हैं? भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। मतलब जो पृथ्वी का जो भाग है इस प्रकार, तो ऊपर वाली परत को कहते हैं भूपर्पटी, बीच वाली को कहते हैं मेंटल, और जो नीचे वाली होती है उसको बोलते हैं क्रोड। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी हिस्से को क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं भूपर्पटी या फिर क्रस्ट। ठीक है, और पृथ्वी के आंतरिक हिस्से को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्रोड या फिर केंद्रीय भाग। ठीक है, तो चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। देखिए, सबसे पहले देख लें भूपर्पटी के बारे में। तो भूपर्पटी क्या है? पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग होता है। जैसे अभी हमने बताया कि जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है वो भूपर्पटी होता है। ठीक है, और भूपर्पटी का जो निर्माण है वो बेसाल्ट चट्टानों से होता है। किससे होता है? बेसाल्ट चट्टानों से। और भूपर्पटी के 2 भाग होते हैं, कौन कौन से? सियाल व सीमा। जो सियाल क्षेत्र है उसमें सिलिकॉन व एल्यूमिना होते हैं, और सीमा क्षेत्र में सिलिकॉन व मैग्नीशियम होते हैं। ठीक है, और यह भूपर्पटी पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% हिस्से पर स्थित है। मतलब यह कितना, पृथ्वी का कितना आयतन घेरती है? 0.5% यह भाग पृथ्वी का घेरती है। ठीक है, मेंटल की बात करें तो मेंटल सबसे मोटी परत होती है, जो कि 2900 किलोमीटर मोटी होती है। ठीक है, और इस हिस्से में क्या पाया जाता है? मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं। क्या? इस हिस्से में मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं, और यह पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग घेरती है। कितना? 83%। चलिए आगे देख, बात करें क्रोड की। तो जो क्रोड है यह निकेल व फेरस से बनी हुई है, और यह पृथ्वी के कुल आयतन का 16% भाग घेरे हुए है। कितना? 16% भाग घेरे हुए है। अब देखिए, इसमें ये तो हो गई मेन परत कि ये हो गई भूपर्पटी, ये हो गई मेंटल, और ये हो गई कोर। लेकिन इसके बीच में कुछ असंबद्धताएं जो कि अक्सर इनसे संबंधित जो प्रश्न है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ हो गई एक, यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, तो जो सबसे ऊपर वाली ये है, ये होती है कोनार्ड संबद्धता। कोनराड संबद्धता, जो कि ऊपरी भूपर्पटी और नीचे की भूपर्पटी के बीच में स्थित है। ठीक है, और ये जो लाइन है ब्लैक वाली, काली वाली, ये होती है मोह असंबद्धता। क्या? मोह संबद्धता होती है, जो कि भूपर्पटी और मेंटल के बीच में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे होती है रैपटी। रैपटी असंबद्धता होती है, जो कि ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में पाई जाती है। ठीक है, और इसकी बात करें तो ये होती है गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग संबद्धता, जो कि ऊपरी, मतलब ऊपरी क्या, मेंटल और कोर के बीच में पाई जाती है। ठीक है, और जो लास्ट वाली है ये होती है लेहमैन। लेहमैन असंबद्धता, जो कि ऊपरी कोर और नीचे की कोर के बीच में पाई जाती है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और इनसे रिलेटेड प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये असंबद्धता कोनराड, मोह, रैपटी, गुटेनबर्ग और लेहमैन, ये इसी सीक्वेंस में याद करनी है। KM RG और L। ठीक है, KM RG L। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की वह परत जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित हैं, उस परत को क्या कहते हैं। तो उस परत को कहते हैं स्थल मंडल। यहाँ पे महाद्वीप और महासागर स्थित हैं उसको स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल एवं स्थल स्थित हैं। तो पृथ्वी के 29% भाग पर तो स्थल है, और 71% भाग पर जल है। ठीक है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह ही तो कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई तथा अधिकतम गहराई किसकी है। ठीक है, तो अधिकतम ऊंचाई तो माउंट एवरेस्ट की है। कितनी है? 8,850 मीटर। और अधिकतम जो गहराई है वो मेरियाना गर्त की है, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है, और यह कितना गहरा है? 11,022 मीटर। ठीक है, मतलब इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर और इसकी गहराई 11,022 मीटर। मतलब लगभग इन दोनों के बीच की दूरी की बात करें तो कितने का? 20 किलोमीटर का अंतर है। कितना? लगभग इसके इन दोनों के बीच में, मतलब जो पृथ्वी की सबसे ऊंचाई वाली
और सबसे नीचे वाली दोनों चीज़ों के बीच में लगभग 20 किलोमीटर का अंतर है। कितना? 20 किलोमीटर का अंतर है। ठीक है, कुल नहीं है, लगभग 20 किलोमीटर का। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को क्या कहते हैं? मतलब जो पृथ्वी की सतह का जो सबसे कठोर भाग है उसको चट्टान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चट्टान। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि उत्पत्ति के आधार पर चट्टान कितने प्रकार की होती हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर चट्टान 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। ये 3 चट्टानें होती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बात करें आग्नेय चट्टान की, तो आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है मैग्मा और लावा के जमने से। मैग्मा जो लावा होता है, जो ज्वालामुखी विस्फोट से निकलता है, उसके जमने से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। जैसे कि आग्नेय चट्टानों के कुछ प्रकार हैं, जैसे कि ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, ये प्रमुख आग्नेय चट्टानें हैं। ठीक है, और इन चट्टानों में चुंबकीय लोहा, निकल, तांबा, सीसा, जस्ता, इस प्रकार के जो प्रमुख हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, किसमें? आग्नेय चट्टान में। तो चलिए आगे देख। अगला है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान, जो अवसादी चट्टानें होती हैं वो कैसी होती हैं? परतदार होती हैं। ठीक है, मतलब इन पे परतदार परत इकट्ठी जमा होती जाती है, इसलिए इनको परतदार चट्टानें भी कहा जाता है। जैसे कि बलुआ पत्थर है, चूना पत्थर है, स्लेट है, ये प्रमुख अवसादी चट्टानों के उदाहरण है। अगला है कि जो खनिज तेल है वो अवसादी चट्टानों में ही पाया जाता है। जो खनिज तेल है वो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। और इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं, जैसे कि जो आगरा का किला है और दिल्ली का लाल किला है, वो बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों से ही निर्मित है। आगरा का किला और दिल्ली का लाल किला जो बलुआ पत्थर है उसी अवसादी चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, बात करें कायांतरित चट्टानों की, तो जो कायांतरित चट्टानें हैं वो अवसादी चट्टानों से ही निर्मित होती हैं। मतलब जो कायांतरित चट्टान है अवसादी चट्टानों से इनका निर्माण होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। और देखिए कुछ प्रमुख चट्टानें हैं जो कि कैसे, मतलब जिनका जो रूपांतरण कायांतरित चट्टान में हो जाए तो वो किस प्रकार बनता है। ठीक है, जैसे कि कुछ आग्नेय चट्टानें हैं जो कि कायांतरित चट्टानों में उनका किस प्रकार उनका जो रूप है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट कायांतरित चट्टानों में नीस बन जाती है। साइनाइट नीस बन जाती है। ग्रेवो सरपेंटाइन बन जाती है। बेसाल्ट सिस्ट बन जाती है। और जो बिटुमिनस कोला है वो ग्रेफाइट में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रमुख आग्नेय चट्टानें हैं जो कि कायांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो जाती हैं। आगे देखिए ये जो अवसादी चट्टानें हैं वो किस प्रकार कायांतरित चट्टानों में रूपांतरित होती हैं। जैसे कि सपिंड सिस्ट में बदल जाती है। बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में बदल जाता है। सेल है वो स्लेट में बदल जाती है। चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है। और जो लिग्नाइट कोला है वो एंथ्रेसाइट कोयला में रूपांतरित हो जाता है। ठीक है, मतलब आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और खुद कायांतरित चट्टान भी कायांतरित चट्टान में रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए जो कायांतरित चट्टानों का भी रूपांतरण खुद कायांतरित चट्टानों में होता है। जैसे कि स्लेट है वो फाइलाइट में चेंज होती है और फाइलाइट सिस्ट में चेंज हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं। मतलब जहाँ पे जो इस प्रकार ज्वालामुखी होता है तो इस मुख को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं क्रेटर। क्या कहते हैं? क्रेटर। और अगर इस ज्वालामुखी का जो मुंह है उसका कोई बड़ा रूप है, उसके बड़े रूप को कहते हैं कोल्डेरा। इसके छोटे रूप को कहते हैं क्रेटर, लेकिन इसके बड़े रूप को कहते हैं कोल्डेरा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। तो ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन से ज्वालामुखी हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। तो सक्रिय ज्वालामुखी हैं, इनमें क्या होता है? अक्सर उद्गार रहता है। सक्रिय है मतलब एक्टिव, इसमें समय समय पर इनमें उद्गार होता रहता है। और जो वर्तमान में विश्व में कुल सक्रिय ज्वालामुखी हैं वो लगभग 500 के करीब हैं। कितने हैं? 500। जैसे कि इसके कुछ प्रमुख एग्जाम्पल हैं जो कि अक्सर एग्जाम में इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो इटली का जो एटना और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी हैं, मतलब एटना ज्वालामुखी और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी इटली के वो प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी हैं। और जो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है उसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। ठीक है, और जो यूएसए का जो किलाउ हवाई द्वीप है
उसको भी मतलब किलाउ हवाई द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है अमेरिका का, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अगला है प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होते हैं कि जिनका निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है लेकिन भविष्य में इनमें उद्गार होने की संभावना है। मतलब भविष्य में कभी भी इनमें उद्गार हो सकता है, मतलब निकट समय में नहीं हुआ है लेकिन भविष्य में इसमें उद्गार हो सकता है, उसको बोलते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है। जैसे कि भूमध्य सागर में एक विसुवियस ज्वालामुखी है, सुंडा जलनम्बू मध्य में क्राकातोआ है, और जापान का फ्यूजियामा, ये प्रमुख प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी क्या होते हैं? शांत ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी होते हैं कि जिसमें इतिहास में मतलब जो पिछले अतीत में कोई उद्गार नहीं हुआ है और न ही इसमें भविष्य में उद्गार होने की संभावना है, उनको बोलते हैं शांत ज्वालामुखी। मतलब ऐतिहासिक रूप से न कोई उद्गार हुआ है इनमें और न भविष्य में होने की इनकी संभावना है। ठीक है। जैसे कि म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी है और अफ्रीका का किलिमंजारो ज्वालामुखी है, ये प्रमुख शांत ज्वालामुखी है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित हैं? मतलब विश्व में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किस स्थान पर पाए जाते हैं? तो वो है अमेरिका और एशिया महाद्वीप के तटों पर। अमेरिका और एशिया महाद्वीप के तटों पर सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या पाई जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कौन से महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? मतलब ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? मतलब विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो वो है कोटोपैक्सी, जो कि इक्वाडोर में है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 19,613 फीट। कितनी? 19,613 फीट ऊंचाई पर यह जो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पर्वत है वो स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित एक्टिव वोल्केनो वो है ओजस डेल सलाडो। कौन सा है? ओजस डेल सलाडो, जो कि एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। और एंडीज पर्वतमाला भी कहाँ पे है? जो अर्जेंटीना और चिली है उस देश की सीमा पर स्थित है यह सक्रिय ज्वालामुखी, ओजस डेल सलाडो। ठीक है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सा है? तो वो है एकांगुआ, और ये भी एंडीज पर्वतमाला में ही स्थित है। एकांगुआ ज्वालामुखी है वो भी एंडीज पर्वतमाला में ही स्थित है। चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न है कि भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो भूकंप के अध्ययन को कहते हैं सिस्मोलॉजी। ठीक है। अगला है कि भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है? तो भूकंपीय तरंगों को मापा जाता है सिस्मोग्राफ से। मतलब इसके अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं और इसको मापा जाता है सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? भूकंप का अधिकेंद्र, मतलब इसको बोलते हैं अधिकेंद्र। ठीक है। तो चलिए आगे देख। अगला प्रश्न है कि अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को क्या कहते हैं? तो उनको बोलते हैं सुनामी। और सुनामी भी कहाँ बोलते हैं? जापान में। कहाँ बोलते हैं सुनामी? जापान में बोलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिक्टर स्केल से। किससे? रिक्टर स्केल से मापी जाती है भूकंप की तीव्रता। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज पर्वतमाला, और जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर, मतलब इस प्रकार यहाँ पे ये जो दक्षिणी अमेरिका है, इस प्रकार यहाँ ये इधर पश्चिमी श्रेणी में स्थित, मतलब पश्चिमी दिशा में यह स्थित है। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर, जो कि नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? नेपाल में। अगला प्रश्न है कि वन कितने प्रकार के होते हैं? तो वन होते हैं 6 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। और 6 प्रकार हैं कौन कौन से? पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। कौन सा? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। दूसरे हैं विषुवत रेखीय वन।
विषुवत-रेखीय वन। तीसरे हैं उष्णकटिबंधीय अर्धपतझड़ वन। फोर्थ हैं टैगा वन। आगे हैं टुंड्रा वन और लास्ट है पर्वतीय वन। ठीक है, ये 6 प्रकार के वन हैं जो कि पृथ्वी पर पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की, तो इनमें 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और इसमें जो पेड़ होते हैं उनकी पत्तियां थोड़ी चौड़ी होती हैं। मतलब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के जो जंगल होते हैं उसमें पेड़ों की पत्तियां हैं वो चौड़ी होती हैं। ठीक है, और जो उष्णकटिबंधीय अर्धपतझड़ वन होते हैं उसमें 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और इसमें जैसे साल हो गया, सागवान हो गया, बांस हो गया, इस प्रकार के पेड़ इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है विषुवत-रेखीय वन और इसमें जो वृक्ष और झाड़ियाँ होती हैं वो मिक्स रूप से पाई जाती हैं। वृक्ष व झाड़ियों का मिश्रण होता है, जैसे कि जैतून हो गया, ओक हो गया। ठीक है, और जो टैगा वन होते हैं वो सदाबहार वन होते हैं और इसके जो वृक्ष होते हैं उनकी पत्तियां थोड़ी नुकीली टाइप होती हैं। ठीक है, अगला है टुंड्रा वन। यह वन बर्फ से ढके रहते हैं। ठीक है, और अगला है पर्वतीय वन और इसकी जो पत्तियां होती हैं वो चौड़ी पत्ती और शंकुधारी वृक्ष होते हैं। मतलब इसके जो वृक्ष होते हैं वो चौड़ी पत्तियों वाले और शंकुधारी वृक्ष होते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी पर 6 प्रकार के वन पाए जाते हैं। हमने बात की 6 प्रकार के वन कौन कौन से हैं और उनकी एक एक दो दो विशेषताओं के बारे में हमने बात की। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा कहाँ पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा सांप कौन सा है? एनाकोंडा, जो कि कहाँ पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। कहाँ पे? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा पाया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि घास भूमियों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। मतलब पृथ्वी पर जो घास स्थल हैं उसको कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो उसको 2 वर्गों में। 2 वर्ग कौन कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय घास भूमि और शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमि। ठीक है, इनसे रिलेटेड प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात करें शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थलों की, तो उसमें सबसे पहला है प्रेयरी, जो कि यूएसए व कनाडा में पाया जाता है। पंपास अर्जेंटीना में, वेल्स दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, स्टेपी एशिया में। एशिया के साथ साथ ही एशिया में भी मुख्य रूप से यूक्रेन हो गया, चीन हो गया, इनमें यह पाए जाते हैं। स्टेपी तुल्य जो घास के मैदान होते हैं वो। अगला है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से होते हैं? सवाना, जो कि अफ्रीका में पाए जाते हैं, कंपोज ब्राज़ील में और लानोस वेनेजुएला में। तो इनसे रिलेटेड प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। अब चलिए 2 प्रश्न का टेस्ट लेते हैं जिनके उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है कि ऐसे कितने ग्रह हैं जिनका एक भी उपग्रह नहीं है। तो इसके ऑप्शन है 3, 2, 5, 1। ठीक है, तो इसमें बताने हैं कितने उपग्रह हैं जिनका एक भी उपग्रह नहीं है, कितने ग्रह हैं जिनका एक भी उपग्रह नहीं है, और उन दोनों ग्रहों के नाम भी लिखने हैं कि वो ग्रह कौन कौन से हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। अगला है कि भूगोल का जनक किसे कहते हैं। भूगोल का जनक, इसके ऑप्शन है इरेटोस्थनीज, मार्टिन बेहम, हिकैटियस और कार्लोस सावर। ठीक है, इसका सही उत्तर दोनों प्रश्नों के कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो विश्व के भूगोल के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो का कंटेंट कैसा लगा है उसके बारे में कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दें। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि और भी लोगों को इसका लाभ मिल सके। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और वीडियो अगर पसंद नहीं आई हो तो अनलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।